हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू एनालिसिस। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है IAEA, भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता, जो कि एडिटोरियल पार्ट है। अमूल लोप्स या फिर शिलोंग मेंढक या फिर चाय उत्पादन और चाय बोर्ड, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा IAEA, सबसे पहले हम उसी पे बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि यूरोपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु रिपोर्ट का दुरुपयोग किया तो जवाबी कार्रवाई करेगा। गोपनीय IAEA रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की कुल मात्रा अब विश्व शक्तियों के साथ 2015 में वे ऐतिहासिक समझौते द्वारा अधिकृत सीमा से 45 गुना अधिक हो गई है। अनुमान है कि ये 9,247.6 किलोग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को 7% तक बढ़ा दिया, जो कि परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक 90% के स्तर के करीब है। गोपनीय IAEA रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की कुल मात्रा अब विश्व शक्तियों के साथ 2015 में वे ऐतिहासिक समझौते के द्वारा अधिकृत सीमा से 45 गुना ज़्यादा हो गई है। अनुमानतः 9,247.6 किलोग्राम है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बयान में कहा भी था कि उन्होंने IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी से फ़ोन पर बात की थी कि 2015 के समझौते के संबंध में ईरान यूरोपीय पक्षों की किसी भी अनुचित कार्रवाई का जवाब देगा। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का जिक्र भी किया था। यूरोपीय तिकड़ी ने चेतावनी दी कि यदि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को महाद्वीप की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं तो वे उस पर पुनः प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। बयान के अनुसार श्री अरागची ने शनिवार को श्री ग्रॉसी से आग्रह भी किया था कि वे राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमाणु निगरानी संस्था की रिपोर्ट का उपयोग करने से पार्टियों को भी रोकेंगे। इसके अलावा IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 9 जून से वियना में शुरू होने वाली अपनी आगामी तिमाही बैठक में ईरान के परमाणु गतिविधियों की भी समीक्षा करेगा। और ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को खारिज भी कर दिया था, जो कि इस आशंका के चलते ही कि वो परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास कर रहा है, उसकी परमाणु गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के वर्षों पुराने प्रयासों में नवीनतम कदम भी है। और इस्लामी गणराज्य ने परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार भी किया और कहा भी कि उसे असैन्य बिजली उत्पादन करने के लिए यूरेनियम की ज़रूरत है। रिपोर्ट ऐसे समय में लीक हुई जब ईरान और अमेरिका एक नए परमाणु समझौते की दिशा में बातचीत भी कर रहे हैं। और इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में वाशिंगटन ने तेहरान और विश्व शक्तियों के बीच समझौते को एक तरफा रूप से रद्द भी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी शासन को एक विस्तृत और स्वीकार्य प्रस्ताव भेजा है और इसे स्वीकार करना उनके सर्वोत्तम हित में भी है। राजनयिक आदान प्रदान से परिचित अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि प्रस्ताव को पूर्ण मसौदे के बजाय बुलेट पॉइंट्स की एक श्रृंखला बताया गया और इसमें ईरान से यूरेनियम का सभी प्रकार का संवर्धन बंद करने का आह्वान भी किया गया है तथा परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक क्षेत्रीय समूह बनाने का प्रस्ताव भी किया गया, जिसमें ईरान, सऊदी अरब और अन्य अरब देशों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल होगा। ट्रंप ने 2015 के समझौते से हटने के बाद तेहरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति अपनाई और व्यापक प्रतिबंधों को फिर से लागू किया, जिन्हें समझौते में ईरान की परमाणु गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाले प्रतिबंधों के बदले में हटा दिया गया। समझौते के टूटने के बाद से ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों में तेजी ला दी और अब वह यूरेनियम का संवर्धन 60% तक कर भी रहा है, जो कि समझौते की 3.67% सीमा से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हथियार ग्रेड सामग्री के लिए आवश्यक 90% से भी कम है। वर्ष 2015 के समझौते में संभावना व्यक्त की गई कि यदि ईरान अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो स्नैपबैक नामक तंत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को पुनः लागू किया जा सकता है और यह विकल्प अक्टूबर में समाप्त भी हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा यूरेनियम के क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहले ये कैटालिस्ट होता है, इसके अलावा ये मटेरियल साइंस में यूज किया जाता है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सरेज में भी यूरेनियम का यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग में यूरेनियम का यूज होता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कार्बन डेटिंग होता है वैसे यूरेनियम डेटिंग भी होता है। और न्यूक्लियर मेडिसिन में भी इसका यूज होता है एंड न्यूक्लियर एनर्जी में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूज़न इसमें भी इनका यूज होता है। IAEA की बात करें तो IAEA एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में
संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विश्व की शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में की गई थी और ये अपनी स्वयं की संस्थापक संधि यानी कि IAEA के कानून द्वारा शासित भी है और ये UNGA और UNSC दोनों को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में भी है। वर्ष 2005 में इसे एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए किए गए काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। IAEA में 178 सदस्य हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। अब देखेंगे थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन थे और कैसे कैसे करके जुड़े। तो 1977 में USA था, 1981 में UK, 2023 में UAE, 2021 में स्विट्जरलैंड, 1987 में स्वीडन, 2006 में स्पेन, 1982 में रशियन फेडरेशन, इसके अलावा 2003 में साउथ अफ्रीका, 1997 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 2023 में नॉर्वे, 1984 में नीदरलैंड, 1981 में जापान, 1991 में हंगरी, 1978 में जर्मनी, 1982 में फ्रांस, 1988 में फिनलैंड एंड 1981 में यूरोपियन एंड 2003 में कैट, इसके अलावा 2007 में चाइना, 1978 में कनाडा, 2013 में ब्राज़ील, 1982 में बेल्जियम एंड 1980 में ऑस्ट्रेलिया, 1994 में अर्जेंटीना के मेंबर्स हैं। 24 मेंबर जो कि इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का, दूसरा है कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, तीसरा ऑप्शन है कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा, और लास्ट है कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा B। इसमें है कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर और बना था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे लेकिन जो मुझे लगा कि एक दो क्वेश्चन इसमें रखने चाहिए तो वही, मतलब इसमें दूसरा क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नयाचार यानी कि एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है। पहला, असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह यानी कि NSG से यूरेनियम क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा और देश स्वतः ही NSG का सदस्य बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A यानी कि असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाता है। अब आते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्रोइंग पेन्स ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विकसित भारत। यह है एडिटोरियल। अब हम बात करते हैं आखिर चर्चा में है क्यों। तो भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से विकास करने की ज़रूरत है। शुक्रवार को जारी 2024-25 में भारत के आर्थिक प्रदर्शन के आंकड़ों में सभी के लिए कुछ न कुछ है। आशावादी दृष्टिकोण वाले लोग चौथी तिमाही में प्रतीत होने वाली मजबूत वृद्धि से खुश हो सकते हैं। निराशावादी 4 साल के निम्न वार्षिक विकास आंकड़े से हताश हो सकते हैं। हालांकि यथार्थवादी का आकलन है कि कुछ संयमित उत्सव मनाने और निराशा की एक स्वस्थ खुराक से अधिक कारण हो सकते हैं। 7.4% की चौथी तिमाही की वृद्धि तिमाही के लिए अपेक्षित वृद्धि से काफ़ी ज़्यादा थी और अन्यथा निराशाजनक वित्तीय वर्ष में देखी गई सबसे ज़्यादा तेज थी। मुख्य चालक निर्माण क्षेत्र थे जो कि दोहरे अंकों की वृद्धि पर लौट रहे थे और कृषि क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन किया। ये दो प्रमुख रोजगार चालक भी हैं। सेवाओं ने भी अपनी स्थिर और मजबूत वृद्धि जारी रखी और दूसरा विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वर्ष की चौथी तिमाही के 11.3% से घट करके सिर्फ 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। सकल घरेलू उत्पाद की 7.4% की वृद्धि दर मुख्य रूप से शुद्ध करों में 12.7% की वृद्धि के कारण हासिल हुई और कर संग्रह में उछाल सांख्यिकीय वृद्धि प्रदान करता है जिसके बिना वास्तविक आर्थिक गतिविधि में वृद्धि लगभग 6.8% होती। उपभोग व्यय पर बहुप्रचारित महाकुंभ प्रभाव भी साकार नहीं हुआ। चौथी तिमाही कुंभ तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि 6% रही जो कि 5 तिमाहियों में सबसे कम है। हालांकि पूंजी निर्माण में 9.4% की मजबूत वृद्धि हुई क्योंकि सरकार ने अंततः अपने सुस्त पूंजी निवेश को गति भी दी थी। सरकारी अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों ने 2024-25 में 6.5% की वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया जो कि महामारी के बाद से सबसे धीमी गति है और कहा कि यह अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है और विकास विहीन वैश्विक वातावरण के संदर्भ में बुरा भी नहीं है। ये सब सच है, फिर भी भारत के लिए बुरा नहीं लगभग पर्याप्त नहीं है।
दौड़ बाकी दुनिया के साथ नहीं है, लेकिन देश की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखने का एक प्रयास है। 2047 तक विकसित भारत पर नजर रखने वाली मोदी सरकार को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप उच्च मानक पर खड़ा होना चाहिए। यदि जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण बताता है 2047 तक विकसित भारत के लिए कम से कम एक दशक तक हर साल 8% के करीब निरंतर आर्थिक विकास की आवश्यकता है। स्थिरता अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि विकास धीमा होने की संभावना कम है। फिर भी इसका मतलब ये भी है कि विकास में उल्लेखनीय तेजी आने की संभावना नहीं है। सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या ये वास्तव में एक परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था के लिए संतोषजनक स्थिति है। तो इस चीज़ पे आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या ये संतोषजनक स्थिति है या फिर नहीं है, अगर आपको डेटा समझ आया होगा तो। और ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे कि 2024 में ही बना था। आर्थिक गतिविधि और सेक्टर दिए थे कृषि उत्पाद का भंडारण, डेयरी फार्म, खनिज की खोज, कपड़ा बुनाई, और सेकंड ऑप्शन में द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक और द्वितीयक। तो आपको इसमें देखने कौन कौन से मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो इसमें जो दो ऑप्शन है पहला और चौथा करेक्ट है। पहला नहीं, सॉरी, दूसरा और चौथा करेक्ट है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि शिलोंग फ्रॉग या फिर एलोप्स फ्रॉग। विज्ञान के लिए शहरी मेंढक का नाम शिलोंग के नाम पर रखा गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों और स्थानीय सहयोगियों ने मेघालय की राजधानी में रहस्यमयी झरने में रहने वाले उभयचरों को रिकॉर्ड किया। गुवाहाटी मेघालय की राजधानी शिलोंग, जिसका नाम स्थानीय खासी समुदाय के एक देवता के नाम पर रखा गया। स्टेपनर नाम विज्ञान के लिए नई शहरी मेंढक के नाम पर रखा है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI के वैज्ञानिकों और उनके स्थानीय सहयोगियों ने शिलोंग के मध्य से 4,990 फीट की औसत ऊंचाई पर रहस्यमयी झरने में रहने वाले मेंढक की एक नई प्रजाति को भी रिकॉर्ड किया था, और उनकी खोज ने जंगल और शहरी परिदृश्य के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, जिसका नाम ओमोलोप्स शिलोंग या फिर शिलोंग कैस्केड मेंढक भी रखा गया। 6 शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए अध्ययन में 2022 से और 2023 के बीच में शहर से एकत्र किए गए 3 नमूनों को शामिल किया गया, जिसका विस्तृत विवरण ZSI के रिकॉर्ड्स के नवीनतम अंक में दिया गया। अध्ययन के लेखक ZSI के शिलोंग स्थित भास्कर सैकिया और विक्रमजीत सिन्हा, पुणे स्थित ए शबनम और केपी दिनेश, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के प्राणी शास्त्र विभाग के यूजिन लिंगकोई और असम यूनिवर्सिटी के पृथ्वी विज्ञान विभाग के दाम में पिया SS पदाएं हैं। इसके अलावा ZSI निदेशक धृति बनर्जी ने कहा कि शिलोंग के शहरी परिदृश्य में ओमोलोप्स शिलोंग की खोज शहरी नियोजन में जैव विविधता संरक्षण को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित भी करती है। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि शहर पारिस्थितिक शून्य नहीं है, बल्कि अद्वितीय और संवेदनशील प्रजातियों के जीवित भंडार हो सकते हैं। शहरी जंगलों, नदियों और हरित गलियारों में सूक्ष्म आवासों की रक्षा करना न केवल ओमोलोप्स शिलोंग जैसे उभयचरों के लिए, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। शहरी प्रजातियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ओमोलोप्स मेंढकों की सटीक पहचान के लिए आणविक विश्लेषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी रहस्यमय प्रकृति उन्हें दिखने में समान बनाती है लेकिन आनुवांशिक रूप से अलग बनाती है। शोधकर्ताओं ने उन्नत आनुवांशिक उपकरणों का उपयोग करके पुष्टि की कि शिलोंग कैस्केड मेंढक ओमोलोप्स इंडिम बर्मानेसिस प्रजाति परिसर से संबंधित है। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण से पता चला कि ओमोलोप्स सिजू मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में सिजू गुफा से 2023 में उसी ZSI टीम द्वारा वर्णित एक प्रजाति शिलोंग कैस्केड मेंढक का सबसे करीबी रिश्तेदार है, जिसमें कि 2 से 3.4% का आनुवांशिक विचलन है। ओमोलोप्स शिलोंग में आकार, त्वचा की बनावट और शरीर के अनुपात में अंतर सहित विशिष्ट रूपात्मक विशेषताएं प्रदर्शित होती है, जबकि श्री प्रधान ने शिलोंग में मावलाई क्षेत्र में उमथलोंग इलाके से 2 नमूने एकत्र भी किए थे। श्री लिंगकोई ने उमरी निंजा इलाके से तीसरा नमूना एकत्र किया था। अध्ययन के मुख्य लेखक श्री सेकिया ने कहा कि शिलोंग के शहरी विस्तार में एक अनाम रहस्यमय प्रजाति को पनपते हुए देखकर हम काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। ये इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कितनी जैव विविधता अभी भी अलिखित है, यहाँ तक कि हमारे शहरों में भी। उन्होंने कहा कि 1850 के दशक में जब से भारत में ओमोलोप्स प्रजाति को दर्ज किया जाने लगा, तब से शहरी उभयचरों पर अक्सर ध्यान भी नहीं दिया गया। भारत में वर्तमान में ओमोलोप्स मेंढकों की 20 मान्यता प्राप्त प्रजातियां, जिनमें से 16 का वर्णन देश के भीतर ही किया गया है, जिसमें से 9 प्रजातियां पिछले 2 दशकों में दर्ज की गई है, जो कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की उभयचर विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में स्थिति पर जोर भी देती है। अध्ययन के सहलेखक श्री सिन्हा के अनुसार कैस्केड मेंढक स्वच्छ, अप्रभावित मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के संकेतक है। शिलोंग के खंडित शहरी वन क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण सूक्ष्म आवासों के अस्तित्व का संकेत भी देती है, जिन्हें कि तत्काल संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि जो ये कैस्केड मेंढक है,
तो ये मिलते हैं हमको साफ पानी में। उन्होंने कहा कि ये खोज हमें शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्य पर पुनर्विचार करने की चुनौती देती है। शिलांग में उभयचर जीवों की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चेतावनी भी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं उस मेंढक को कि ऐसा दिखता है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एनिमल या फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बने हुए हैं, जैसे कि 2024 में बना था जीव शिकारडा यानी कि साइकेडा, मंडुक फुदक यानी कि फ्रॉग होपर और तालवी सर्पी यानी कि पॉन्ड स्कैटर। ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तीनों हैं इंसेक्ट यानी कि कीट। अब आते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे। चर्चा में क्यों है, थोड़ा इस पे भी बात करते हैं। छोटे चाय उत्पादक पत्ती एजेंटों के विनियमन, मौसम आधारित फसल बीमा की मांग कर रहे हैं और पूर्वोत्तर लघु चाय उत्पादक संघ ने वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष से संपर्क किया है। उत्तर पूर्व लघु चाय उत्पादक संघ यानी कि NECSTGA ने 200 वर्ष पुराने पेय उद्योग की सुरक्षा के लिए मौसम आधारित फसल बीमा और पत्ती व्यापार एजेंटों के विनियमन सहित कदम उठाने की मांग भी की। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष को दिए गए ज्ञापन में NECSTGA ने बताया कि छोटे चाय उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के कुल चाय उत्पादन में उनका योगदान लगभग 52% है। एसोसिएशन के अध्यक्ष तिंगत फुकन और महासचिव विनोद बुरागोहन ने कहा कि चाय की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी घटिया गुणवत्ता वाली चाय मिलाते हैं और बेईमान एजेंट छोटे चाय उत्पादकों को और खरीदी हुई पत्ती फैक्ट्रियों के बीच में सेतु का काम भी करता है। खरीदी गई पत्ती फैक्ट्री एक चाय प्रसंस्करण संयंत्र है जो कि किसी भी एस्टेट या फिर बागान समूह से जुड़ा नहीं होता है। खरीदी गई चाय फैक्ट्री दानेदार या फिर पारंपरिक चाय का उत्पादन करती है, जो कि मुख्य रूप से एजेंटों या फिर आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से छोटे चाय उत्पादकों से खरीदी गई पत्तियों से होती है। NECSTGA ने कहा कि 90% से ज़्यादा पत्तियां एजेंटों द्वारा BILF यानी कि खरीदी गई पत्ती कारखानों तक पहुंचाई जाती है और इनमें से 50% पत्तियां परिवहन के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि छोटे चाय उत्पादकों को सही कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि खरीदी गई पत्ती कारखाने के इन एजेंटों के माध्यम से पत्तियों का भुगतान भी करते रहता है। एसोसिएशन ने कहा कि सभी एजेंटों को भारतीय चाय बोर्ड द्वारा एक निगरानी तंत्र के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने चाय की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता का आह्वान भी किया था। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का उल्लेख करते हुए NECSTGA ने कहा कि कैन को चाय को धान और गेहूं सहित अन्य फसलों की तरह ही मानना चाहिए और न्यूनतम या फिर टिकाऊ समर्थन मूल्य नीति बनानी चाहिए। विशेष रूप से छोटे चाय उत्पादकों को उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण अपना अस्तित्व बचाए रखना मुश्किल हो रहा है। चाय बागानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रेखांकित करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि छोटे चाय उत्पादकों के लिए सूखे और भारी वर्षा के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा आवश्यक हो गया और चाय की झाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है और हरी पत्तियों का उत्पादन यानी कि चरम स्थितियों के कारण घट रहा है, इसी ने कहा था। NECSTGA के अन्य सुझावों में भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत को मौजूदा 840 ग्राम से बढ़ाकर 1 किलोग्राम करने के लिए प्रचार योजनाएं और असम चाय के लिए एक ब्रांड नाम शामिल है। इसने कहा कि ब्रांडिंग के बिना असम चाय की छवि को नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए गुणवत्ता का पालन करना भी जरूरी है। एसोसिएशन ने कहा कि ब्लेंडर विभिन्न स्रोतों से खराब गुणवत्ता वाली प्रसंस्कृत चाय मिलाकर के विभिन्न नामों से चाय ब्रांड बना रहे हैं और NECSTGA ने यह भी कहा कि भारत चाय बोर्ड की योजनाएं असम से आगे पूर्वोत्तर राज्यों के छोटे चाय उत्पादकों के लिए भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं आखिर चाय है क्या। तो चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि गर्म एवं आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसकी वृद्धि के लिए आदर्श तापमान होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। इसके लिए 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी जरूरत होती है, जिसका वर्ष पर समान वितरण आवश्यक भी है। चाय की खेती के लिए छिद्रपूर्ण मिट्टी के साथ अल्प अम्लीय मिट्टी यानी कि कैल्शियम के बिना सबसे उपयुक्त होती है, जो कि पानी का मुक्त रिसाव सुनिश्चित करती है। पानी के बाद चाय विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा उपभोग किया जाने वाला पेय है। भारत चीन के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व के चाय उत्पादन का लगभग 30% उपयोग करते हुए उक्त पेय का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी कि अगर उत्पादन की बात करें तो चीन और उपभोक्ता की बात करें तो भारत।
प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं, जो कि भारत के कुल चाय उत्पादन का 97% उत्पादन करते हैं। और भारत से निर्यात की जाने वाली चाय का अधिकांश हिस्सा काली चाय है, जो कि कुल निर्यात का लगभग 96% है। असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय को विश्व में सबसे बेहतरीन चाय में से एक भी माना जाता है। चीन, भारत, केन्या और श्रीलंका प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक है, और ये देश वैश्विक चाय उत्पादन का लगभग 82% और वैश्विक चाय निर्यात का लगभग 73% हिस्सा भी रखता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अगर उत्पादन के उसमें वैश्विक भागीदारी देखें तो चाइना का 49% रोल है, फिर भारत का आता है 21%, फिर आता है केन्या का 8% एंड श्रीलंका का 4% एंड बाकियों का 18%। अगर हम निर्यात की बात करें तो चाइना का आता है 20%, भारत का आता है 13%, केन्या का आता है 25%, श्रीलंका का आता है 13% और बाकियों का 29%। हम बात करते थोड़ा सा भारत के उन क्षेत्रों की जहाँ पर चाय उत्पादित की जाती है, यानी कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, बिहार, त्रिपुरा एंड उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका में चाय उत्पादन होता है, जिनमें कि जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं दार्जिलिंग, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा असम, ये भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट हो गया। नीलगिरी रीजन, जो कि साउथ इंडिया में मिलता है। यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके की चाय मिलती है, फ्लेवर में भी एंड स्टाइल में भी। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में मदद करते हैं और मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS के रूप में काम भी करते हैं, और वे प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाते हैं और कैंसर और संक्रमण के खतरे को कम भी करते हैं। हालांकि हाल के ICMR दिशा निर्देश चाय और कॉफ़ी के रूप में कैफीन का अत्यधिक सेवन न करने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि ये शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर सकती है और शारीरिक निर्भरता का कारण बन सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाय जैसे पेय पदार्थ आहार में आयरन की मात्रा को कम कर सकते हैं, जिससे कि शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि कैफीन युक्त पेय पदार्थों में टैनिन शरीर में आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न भी करता है। इससे आयरन की कमी और एनीमिया जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते थोड़ा चाय बोर्ड की, यानी कि टी बोर्ड इंडिया की स्थापना 1903 में भारतीय चाय उपकर विधेयक के माध्यम से की गई थी, यानी कि एक वैधानिक निकाय है जिसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए चाय निर्यात पर कर लगाया था। वर्तमान चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत की गई थी, और इसका गठन 1 अप्रैल 1954 को किया गया था। इसने केंद्रीय चाय बोर्ड और भारतीय चाय लाइसेंसिंग समिति का स्थान भी लिया, जो कि क्रमशः केंद्रीय चाय बोर्ड अधिनियम 1949 तथा भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम 1938 के अंतर्गत काम करती थी। इन दोनों अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान चाय बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार की एक वैधानिक संस्था के रूप में काम कर रहा है, और बोर्ड संसद सदस्यों, चाय उत्पादकों, चाय व्यापारियों, दलालों यानी कि ब्रोकर्स एंड उपभोक्ताओं और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों तथा ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से चुने गए 31 सदस्यों यानी कि अध्यक्ष सहित से बना है। बोर्ड का प्रत्येक 3 वर्ष में पुनर्गठन भी किया जाता है, और ये चाय की खेती, उत्पादन और विपणन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चाय उत्पादन को बढ़ाने और चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सहायता करता है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित प्रधान कार्यालय के साथ ही इसके 23 कार्यालय हैं, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, जिनमें क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय शामिल भी हैं। अब ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड भी PYQs बने हुए हैं पिछले साल के कुछ पेपर्स में। जैसे कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, और बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेश स्थित कार्यालय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी कि चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, और चौथा यानी कि बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेश स्थित कार्यालय है। इसके ये वाले करेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक और लघु हिमालय के चारों ओर चाय बागान विकसित किए थे, जबकि वास्तव में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे सफल नहीं हुए। चर्चा करें तो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2022 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा उपयुक्त में से कितने सामान्यतः चाय उत्पादक राज्यों के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 3 राज्य अभी अभी हमने पढ़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड केरल इसके आंसर हो गए।
तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ना, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे PDF मिल जाए और साथ ही साथ आपको वहाँ पर बाकी की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।